हेलो, वेलकम टू शिवा ज्ञान कुंड। और आपका वेलकम है बच्चों रासायनिक बलगतकी के लेक्चर नंबर 5 में। बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4। उनके अंदर हमने लगभग चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। आज ये इसका लास्ट लेक्चर होगा और इस लास्ट लेक्चर में हम जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु काल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले लेक्चर में हमने अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ा था। दूसरे वाले लेक्चर में हम लोग बच्चे उसके ग्राफीय निरूपण और मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तीसरे लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने अभिक्रिया की प्रभावित वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा और चौथे लेक्चर में हमने बेसिकली आणविकता की कोटियों को डिस्कस किया और आज भी हम वही करने वाले हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर नंबर 5 को देखने से पहले आपको चारों लेक्चर देख लेने चाहिए ताकि ये टॉपिक क्लियर हो। चारों लेक्चर्स का बच्चे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चे। आप लोगों ने वेग समीकरण पढ़ा था। वेग समीकरण क्या होता है? R = K A⁻x इंटू B⁻y। मेरे प्यारे बच्चों यही होता है। मैंने कहा था कि A और B क्या है? आपके सांद्रता पद हैं और सांद्रता पद की घातें कौन है? x और y। और अगर आप इस x और y का क्या करते हो? योग करते हो तो आपको क्या प्राप्त होती है? कोटि। क्या प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों? कोटि। इसका मतलब वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग को आप क्या कहते हो? अभिक्रिया की कोटि कहते हो। अगर ये कोटि x + y = क्या आ जाती है? 0, तो इसे बोल देते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर इसी x + y का योग 1 आ जाता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर x + y का योग 2 आ जाता है तो क्या बोल दोगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर x + y = क्या आ जाता है? 3 आ जाता है तो क्या बोल दोगे? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगर बच्चों x + y का योग n आ जाता है तो क्या बोल दोगे? n कोटि की अभिक्रिया। और इन सब में बच्चे अभिक्रिया वेग हमेशा समानुपाती रहेगा इन सांद्रता पदों की घातों के योग के। अगर अभिक्रिया वेग सांद्रता पदों की घात शून्य घात के समानुपाती होता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की प्रथम घात के समानुपाती होता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अगर अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी तरीके से इन चीजों को हम आगे तक पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम बच्चे पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कॉपी में हेडिंग लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम सिर्फ फिर से वही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। माना आपके पास क्या है? कोई अभिक्रिया है। माना कोई अभिक्रिया क्या है बच्चा आपके पास? उसमें सांद्रता पद A है और उस A से आप क्या बना रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? उत्पाद बना रहे हो। क्या बना रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? उत्पाद। कोई अभिक्रिया है जिसमें A क्या है? आपका सांद्रता पद, और वो क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोग वेग समीकरण में जानते हो कि सांद्रता पद की कौन सी घात होगी? प्रथम घात। तो वेग समीकरण के अनुसार क्या होता है बच्चों कि जो आपका अभिक्रिया वेग है R, वो समानुपाती होगा सांद्रता पद की प्रथम घात के। बच्चे दिमाग में रखना एक बात को, मैंने चौथे लेक्चर में आपको समझाया था शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की शून्य घात के समानुपाती होता है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई थी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहां पर अभिक्रिया वेग सांद्रता पद, ये वाला सांद्रता पद, अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की प्रथम घात के समानुपाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लगे हाथ मैंने ये भी बताया था कि आप R की जगह पे dx/dt भी लिख सकते हो, क्योंकि R आपको क्या बताता है? सांद्रता में परिवर्तन की दर। मान लो x क्या है? सांद्रता, उसमें भी क्या हो रहा है? परिवर्तन समय के साथ। तो आप R के स्थान पर बच्चे क्या लिख सकते हो? dx/dt। तो
तो dx अपॉन dt समानुपाती है a की पावर 1 के, मतलब अभिक्रिया वेग समानुपाती है सांद्रता पद की प्रथम घात के। तो बच्चे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की प्रथम घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इतिहास गवाह है कि जब जब इस निशान को हटाया जाएगा तो क्या आएगा, कोई नियतांक आएगा। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों k, और जिसकी पावर 1 होती है तो वैसा क्या वैसा रहेगा, ये a की a ही रहेगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिला आपको, k a। क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, k a। यहाँ k क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक। यहाँ k प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। अगर मैं यहाँ पर के मात्रक की बात करूं, ये बात दिमाग में रखनी है बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक अलग होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक अलग होगा। तो यहाँ पर अगर मैं के मात्रक की बात करूं तो बच्चे जरा गौर करना, ठीक है। ये क्या है, dx अपॉन dt अभिक्रिया वेग, मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये क्या है, ए सांद्रता पद, मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्रति सेकंड। तो बच्चे यहाँ पर इसका मात्रक क्या है, प्रति सेकंड है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रति सेकंड होता है। क्लियर है सर, आपने डेफिनेशन तो लिखी नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन पे भी गौर कर लो। तो डेफिनेशन यहीं से बनेगी, अभिक्रिया वेग समानुपाती है सांद्रता पद की प्रथम घात के। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर करना, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया वेग, जिसमें अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की, सांद्रता पद की प्रथम घात के, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये होगी इसकी डेफिनेशन। सर थोड़े से एग्जांपल्स, तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल्स पर गौर करेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे लिए बच्चों आपके पास है 2KCl, इसमें आप ऐड कर दो 3O2, आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिल जाएगा, 2KClO3। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल है। सर और कोई एग्जांपल दे दो। बिल्कुल बच्चे, मैं पहले भी दे चुका हूँ, CH3 COO C2H5, इसका रिएक्शन अगर आप H2 से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो आपको मिलता है बच्चों CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो ये भी क्या है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, और गौर कर सकते हो, मैं लिखता हूँ बच्चा आपके सामने H2O2, दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, थोड़ा सा गर्म किया, 2H2O प्लस क्या बचेगा बच्चों, O2। तो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ही उदाहरण हैं। तो आपको बात समझ में आ गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, ए क्या है, सांद्रता पद, घात कितनी है, प्रथम, एक मतलब प्रथम, ये क्या है, dx अपॉन dt अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग सांद्रता पद की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम फिर से एक अभिक्रिया मानेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक अभिक्रिया मानेंगे। माना
माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, क्या है ए से क्या बन रहा है उत्पाद, तो ए क्या हो गया बच्चे आपका अभिकारक यानी कि सांद्रता पद। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम पहले चेक करते हैं किस पर, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर। तो t बराबर 0 समय पर मैं कह रहा हूं बच्चे इसकी सांद्रता कितनी है x, सॉरी मैं a मान लेता हूं, ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी मेरे प्यारे बच्चों a है, और उत्पाद कितना होगा 0, क्योंकि आपको पहले लेक्चर में बताया जा चुका है t बराबर 0 समय वो समय है जब रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं कहता हूं टी समय बाद की बात करें तो टी समय पश्चात, यानी कि अभिक्रिया को होते हुए कुछ समय बीत चुका है, अभिक्रिया को होते हुए कुछ समय बीत चुका है, इसका मतलब सांद्रता में क्या आ गया होगा परिवर्तन। मैं कहता हूं पहले सांद्रता कितनी थी a, इसमें से मान के चलो x सांद्रता कम हो गई, तो बच्चे यहां पर कितनी बन जाएगी x बन जाएगी, कि जहां पर इतनी कम होगी उतनी यहां पर तैयार होगी, तो ये क्या आ गया सांद्रता में परिवर्तन आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में किया था वैसा ही हाल हम यहाँ पर करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। तो अब यहाँ पर हम परिभाषा लगाएंगे किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होता है बच्चों, dx अपॉन dt समानुपाती होता है सांद्रता पद की प्रथम घात के, यही सांद्रता पद a, ठीक है। इस निशान को हटाते हैं तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाता है ka, लेकिन आप देख रहे हो t बराबर 0 पर तो सांद्रता कितनी है a, हम समाकलित वेग समीकरण तब निकाल सकते हैं जब क्या हो चुका होगा परिवर्तन, तो परिवर्तनशील क्या है बच्चों a माइनस एक्स, तो आप इस a के स्थान पर क्या लिख सकते हो a माइनस एक्स लिख सकते हो, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू मिल जाएगा k a माइनस एक्स, इस a के स्थान पर इस a माइनस एक्स को नीचे भेज दो, dt को इधर उड़ा लो ताकि एक समाकलन करने योग्य समीकरण बन जाए, तो dx अपॉन क्या बन जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू क्या मिल जाएगा dt, इसे आप समीकरण नंबर 1 कीजिए। अब इसका हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समाकलन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम क्या कर सकते हैं समाकलन, तो आप लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान देना, दोनों चरणों को ले लीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या है मेरे प्यारे बच्चों a माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चे के अचर पद तो ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अगर आप x का अवकलन करते हो तो क्या मिलता है dx, अगर आप उसी dx का समाकलन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा x, ऐसे ही अगर आप t का अवकलन करते हो तो क्या मिलता है dt, और अगर आप उसी dt का समाकलन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा t। तो मेरे प्यारे बच्चों dx अपॉन a माइनस एक्स है, ये 1 अपॉन एक्स वाली जैसी चीज बन रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है, बायोलॉजी वाले बच्चे दिमाग में रख लेना, मैथ वाले सब जानते हैं, इसको अगर खोलेंगे तो ये बदल जाएगा बच्चे माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स में फॉर्मूला होता है बच्चे याद रख लेना, इज इक्वल टू के, dt का मतलब होता है t प्लस में क्या लिखते हैं c, इसे आप समीकरण नंबर 2 कह दोगे। अब c क्या है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक, इस c का हमें मान ज्ञात करना पड़ता है, c क्या होता है स्थिरांक यानी वैल्यू कब स्थिर थी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर हमें x भी नहीं मिला था, मतलब वैल्यू क्या थी 0, चूंकि t बराबर 0 पर x बराबर क्या है 0 है, इसलिए बच्चों समीकरण 2 में आपको जहां जहां t दिखे वहां वहां 0 रखिए, जहां जहां x दिखे वहां वहां 0 रखिए, तो माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स के स्थान पर 0 इज इक्वल टू के टी है, t के स्थान पर 0 प्लस c, तो माइनस लॉग a बचेगा ये, तो c बराबर क्या मिला आपको माइनस लॉग a। ओके बच्चे c की वैल्यू आपने निकाल ली, अब इस c का मान आप कहाँ रखोगे समीकरण 2 में, कहाँ रखोगे मेरे प्यारे बच्चों c का मान समीकरण 2 में, c का मान समीकरण 2 में रखने पर,
C का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा रखो इधर क्या है, माइनस लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस क्या है सी, लेकिन सी की वैल्यू माइनस के लॉग ए है, तो माइनस लॉग ए। बताओ किसी को कोई दुख दर्द कष्ट परेशानी नहीं है, तो तसल्ली रखो बच्चों, कृपा बरसेगी। इस माइनस लॉग ई बेस ई को आप इधर पहुंचा दीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो के टी बराबर आपको क्या मिलेगा बच्चों, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। अब बच्चे ये प्रॉपर्टी बनी है लॉग एम माइनस लॉग एन वाली, बराबर क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। मैं इस साइड को मिटा रहा हूं, ओके, मैं इस वाली साइड को मिटा रहा हूं। तो गौर करना बच्चों, हमें ये समीकरण मिला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, हमने क्या पढ़ी प्रॉपर्टी, हमने पढ़ी है चूंकि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी, खासकर बायोलॉजी वालों को, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब स्टेट टी को नीचे भेजो, तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन टी लॉग बेस में ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि लॉग बेस ई इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, तो आप ये रख लीजिए, इसलिए के इक्वल टू तो 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक बात दिमाग में रखना कि जो ऊपर वाला कैपिटल ए दिख रहा है, स्मॉल ए दिख रहा है, ये किसको बताएगा बच्चों, आपकी प्रारंभिक सांद्रता। ए माइनस एक्स आपको किसके बारे में बताएगा, अंतिम सांद्रता को, परिवर्तन होने के बाद जो सांद्रता होगी अभिकारक की। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं मिटाऊं, अब आगे हम चर्चा करेंगे अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की। ओके, तो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, सभी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। नाम से पता चल रहा होगा बच्चों, अर्ध का मतलब आधा, आयु काल मतलब समय। ठीक है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता किसमें परिवर्तित होती है, उत्पाद में। किसमें परिवर्तित होती है, उत्पाद में। तो ये प्रदर्शित करेगा बच्चों आधे समय को, आधे समय में अभिकारक की आधी सांद्रता ही उत्पाद में बदलेगी, यानी कि वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। मेरी बात फिर से समझ लो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की केवल आधी सांद्रता क्या हो गई, उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो उस आधी सांद्रता को उत्पाद में परिवर्तित होने में जितना भी समय लगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। मैं डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आधी सांद्रता को, अभिकारक की आधी सांद्रता को उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय,
उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय, होने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। तो ये तो क्या होगी डेफिनेशन। बच्चे इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है, टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अलग होता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अलग होता है। तो हम पहले पता करते हैं बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, क्लियर, गौर करना। तो बच्चे आप समाकलित वेग समीकरण तो जानते हो। हम जानते हैं कि बच्चे k इक्वल टू होता है x अपॉन टी। k क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। x क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्रयुक्त सांद्रता। t क्या है? पूरा समय। लेकिन हमें पता है बच्चे अर्धायु काल के लिए t किस में चेंज होगा? t हाफ में, मतलब आधा समय। सांद्रता भी क्या हो जाएगी बच्चे? x की x/2 हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाएगी। आधी अभिक्रिया, आधे अर्धायु काल में अभिक्रिया आधी तो होगी, तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी? आधी। तो बच्चे इसलिए k इक्वल टू x के स्थान पर आप लिखोगे x/2, t के स्थान पर आप लिखोगे t हाफ। t हाफ को इधर ले जाओ, k को नीचे भेज दो, तो t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 अपॉन में k ऊपर बन जाएगा। तो बच्चे k के नीचे एक मान लो, तो एक ऊपर और k कहाँ पर बच्चों? यहाँ पर। तो t हाफ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2x अपॉन 2k, x अपॉन 2k। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, आप k बराबर x अपॉन टी जानते हो। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। x क्या यहाँ पर? सांद्रता। t क्या यहाँ पर? समय। लेकिन अर्धायु काल में हम जानते हैं कि t क्या हो जाता है? आधा। तो सांद्रता भी कितनी हो जाएगी? आधी। इसलिए हमने x के स्थान पर क्या लिखा? x/2। t के स्थान पर क्या लिखा? t हाफ। t हाफ को उठाकर इधर ले गए, k के नीचे 1 सपोज किया तो ऊपर ले गए और k यहाँ पर आ गया, तो क्या बन जाएगा? x अपॉन 2k। ऐसे ही बच्चे हम निकालें किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। ठीक है बच्चों, फिर से वही चीज हम जानते हैं कि, हम तो सब जानते हैं बेटा, आप भी जान लो। हम जानते हैं कि k बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। अब बेटा मैंने एक बात कही थी कि a का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स का मतलब है अंतिम सांद्रता। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पता है कि हम t को क्या कर रहे हैं? t हाफ कर रहे हैं, तो सांद्रता क्या होगी? आधी। प्रारंभिक सांद्रता a है, तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। किसकी? प्रारंभिक सांद्रता की, a/2। ध्यान रखना, कोई जल्दी नहीं है। प्रारंभ में हमने कितनी सांद्रता ली? a, तो आधी सांद्रता क्या हो जाएगी? a/2, जो इसको प्रदर्शित करेगी। इसलिए बच्चों k बराबर क्या मिलेगा? 2.303, t के स्थान पर t हाफ लॉग बेस 10, a की जगह पे a रहेगा, a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? a/2। वेरी गुड बच्चों, आप तो सीख गए। t हाफ को इधर पटक दो, तो t हाफ इज इक्वल टू मिल जाएगा 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10, ये बन जाएगा 2a अपॉन a,
ए से कैंसल, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये बन गया log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू मिलती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा के। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक भाई का कमेंट आया था दीपक का, इस तरह हमें फिजिक्स की क्लासेस भी चाहिए, तो बेटा चिंता मत करो, फिजिक्स की क्लास भी जल्द ही अपलोड होने वाली है। आपका एक यूनिट तो कंप्लीट करा दिया हमने रासायनिक बलगत की, जल्द ही धीमे धीमे करके बच्चे हम लोग केमिस्ट्री के हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी डालेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।